ती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत इब्रार ऑफिशियल क्लब में फिक्र सीरीज के 25वें प्रोग्राम में आप तमाम सामीन व नाजरीन को खुशामदीद। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज हम फिक्र प्रोग्राम की सिल्वर जुबली प्रोग्राम को मेहमान शख्सियत और अपने सामीन व नाजरीन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे सामीन बखूबी जानते हैं कि क्लब हाउस सोशल ऑडियो ऐप पर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब से पहला प्रोग्राम 11 जुलाई 2021 को नशर हुआ था। जुलाई, अगस्त, सितंबर और नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आ चुका है और हमारा ये प्रोग्राम 5 महीनों से लगातार जारी है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात से बातचीत करके मुआशरे में तामीरी सोच बेदारी आम करना और नौजवानों की रहनुमाई करने के साथ-साथ उर्दू अदब की तरक्की का फरीज़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में अब तक मुल्की सतह से लेकर आलमी सतह के स्कॉलर्स और नामवर शख्सियात मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए और हमने इनके साथ अहम मौज़ूआत पर बातचीत करके सामीन व नाज़रीन के लिए मालूमाती खजाना पेश किया। सिल्वर जुबली प्रोग्राम में तमाम सामीन व हाज़रीन और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने हर प्रोग्राम में हमारा साथ दिया और हम अपने काबिल-इज़्ज़त सामीन का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। अपने नेक मिशन को जारी रखते हुए तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब की सिल्वर जुबली मनाने के लिए तारिक इब्रार साहब ने एक ऐसी शख्सियत को इंतखाब किया है, जो हकीकी मायनों में नौजवानों में रहनुमाई करने का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद डायरेक्टरेट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जम्मू यूनिवर्सिटी डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा साहब से है, जो बच्चों को खेलों की तालीम देने के साथ-साथ उन्हें अमली तौर पर खेल के मैदान में उतरने की तरबियत भी देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के दौरान मेहमान शख्सियत के साथ बातचीत का नौजवानों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँचेगा। मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहती हूँ और तमाम सामीन को भी खुशामदीद कहती हूँ। अब मैं तारिक इब्रार साहब से गुज़ारिश करती हूँ कि वो आज के मेहमान शख्सियत डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करें। तो सामीन अगली आवाज़ तारिक साहब की। जी तारिक भाई। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी जी, मेरी आवाज़ जी, पहुँच रही है आवाज़? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा। बिल्कुल आपने बजा फ़रमाया कि आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है, जो वाक़ई जो है वाक़ई नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा साहब से है। वो किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं, लेकिन ये एक रस्मन एक फ़रीज़ा है जिसको अंजाम देने की कोशिश करूँगा। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा साहब का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर वादी चिनाब के हसीन तरीन इलाका बदरवा से है। आपके वालिदैन जम्मू में मुकीम होने के सबब डॉक्टर दाऊद साहब की तालीम जम्मू से हुई। आप इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ फिज़िकल एंड स्पोर्ट्स में डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर दाऊद साहब एक बहुत अच्छे गोल्फ और क्रिकेट खिलाड़ी हैं। खेल से हर दर्जा लगाव के सबब आपका मिजाज बहुत हमदर्दाना और मुशफ़क़ाना है और आपको नौजवानों की सलाहियतों को सही सिमत गामज़न करने का शौक़ भी है। शौक़ जब फ़रीज़ा बन जाए तो ये खुशकिस्मती बन जाती है। आप पिछले 4 बरसों से नौजवानों की रहनुमाई बतौर डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जम्मू यूनिवर्सिटी अपना शौक़ और फ़रीज़ा बेहतरीन अंदाज में अदा कर रहे हैं। इससे पहले आप जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफ-साइट कैंपसेज़ मसलन उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और भद्रवाह में डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि डॉक्टर दाऊद साहब से यूं ही नौजवानों की रहनुमाई और इंसानियत की खिदमत का काम लेता रहें। जी बहुत शुक्रिया।
जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। तारिक साहब मैं चाहूँगी कि अब मज़ीद ताख़ीर ना करते हुए आज का सेशन शुरू किया जाए। तो आप शुरू करें प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी, जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आदाब। जी, जी। सबसे पहले आपका सर खैर मकदम है और शुक्रिया आपने वक़्त दिया, बहुत ही कीमती वक़्त है और अ आपके यहाँ स्क्रीन पे एक माइक का बटन है, उसको आप जो है ऑन ही रखेंगे ताकि जी, जी। हमारी कन्वर्सेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। अ, सर जी, मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है, आप तक आ रही है? जी, जी सर, बिल्कुल ऑडिबल हैं। जी, जी। सर, जो आज का हमारा टॉपिक है, एक तो हमारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है आपके साथ, बहुत अच्छा जी, जी। फ़ील हो रहा है। हमारा टॉपिक ये बहुत-बहुत है कि शुक्रिया। फ़िज़िकल जी, जी। तो हमारा टॉपिक है कि हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एजुकेशन से क्या अहमियत है और खेलों की क्या अहमियत है। तो उससे रिलेटेड मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि आज के मशीनी दौर में जब इंसान मशीनों पर डिपेंड हो गया और जिस्म से मशक्कत बहुत कम करता है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फ़िज़िकल फ़िटनेस यानी जिस्मानी तंदुरुस्ती की क्या अहमियत है और फ़िज़िकल फ़िटनेस यकीनी रखने के लिए खेलों की क्या अहमियत और जो लोग स्पोर्ट्स में नहीं हैं, तो वो फिज़िकल फिट रहने के लिए क्या-क्या करें? जी सर। जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ कि आपने मुझे चूज़ किया इस प्रोग्राम के लिए और आपने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ कुछ टाइम यहाँ पे शेयर कर सकूँ और कुछ बुनियादी बातें जो हैं फ़िज़िकल एजुकेशन को लेके या स्पोर्ट्स को लेके जो है, को साझा कर सकूँ आपके साथ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपका पहला सवाल है कि आज के मशीनी दौर में जब इंसान मशीनों पर डिपेंडेंट हो गया है, तो उसमें जिस्म से मशक्कत बहुत कम करता है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिविलाइज़ेशन के साथ-साथ जितनी भी डेवलपमेंट होती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन है, अ, लोगों के पास वक़्त कम है और काम ज़्यादा है। ऐसे ऐसे दौर में जब इंसान अपने लिए बिल्कुल वक़्त नहीं निकाल पा रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का भी सामना उसको करना पड़ रहा है। तो लेकिन अगर थोड़ा-सा भी इंसान थोड़ा-सा ध्यान रखे और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अ, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हर इंसान को हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी आप देख रहे हैं कि आजकल छोटी उम्र में ऐसी-ऐसी बीमारियों से इंसान जो है मुब्तला हो गया है, जैसे क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एब्नॉर्मल ब्लड लिपिड प्रोफाइल है, स्ट्रोक है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं एंड कोलन एंड ब्रेस्ट कैंसर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंसान रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है और इन सब की गैर मौजूदगी की वजह से इन सारी बीमारियों का शिकार इंसान होता जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा-सा इंसान अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करे और टाइम का मैनेजमेंट करे, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से जो कि इम्प्रूव करती है उसे कार्डियो, रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटी रेज़ करती है उसके मेटाबॉलिज़्म को जितनी फिट अगर आप रोज़ के 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं किसी भी किस्म की तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे कि आपका वज़न और कम होगा। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। आप देख रहे हैं कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार छोटे-छोटे बच्चे आजकल हो रहे हैं। और आपका मूड जो है वो स्विंग खराब हो रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ब्रेन के फंक्शंस हैं, जैसे बूढ़े लोगों में आप देख रहे हैं कि ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है कि उनके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को भी ठीक कर सक में हेल्प कर सकता है। जैसे डाइजेशन का आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रमोट सेरेब्रल बाउल मूवमेंट्स जो है, उसमें इश्यू आ रहे हैं। अगर इंसान थोड़ा-सा ध्यान रखे फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ, तो इन सब चीज़ों से, इन बीमारियों से, मेंटल स्ट्रेस से बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ और ग्रेसफुली मेंटेनिंग योर लुक्स एंड योर एजिलिटी जो है बॉडी की उसको बढ़ा सकता है। इंसान की सोने की जो क्वालिटी है, स्लीप क्वालिटी जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में नींद नहीं आ रही है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, मर्ज से शिकार आजकल लोग हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है। अगर इंसान फिजिकल एक्टिविटी करे, उससे भी उसकी जो इम्प्रूव होगी स्लीप क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, वो इंक्रीज़ हो सकती है, इंसान की लाइफ जो इम्प्रूव हो सकती है, अगर वो थोड़ी-सी अपने लाइफ़स्टाइल को जो मैनेजमेंट करे, टाइम का मैनेजमेंट करे और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है पूरे दिन में अपना सारे काम काज छोड़ के आधा घंटा या 1 घंटा जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ करे। जी, बहुत शुक्रिया सर, जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया।
तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। वो कहा जाता है कि कमज़ोरी किसी भी किस्म की हो तो वो अच्छी नहीं होती। तो अगर इंसान जी, जी। फ़िज़िकल फ़िट ही नहीं होगा तो वो ज़हनी तौर पर फ़िट नहीं होता है और जो उसके ज़हन बिल्कुल। की एनर्जी है वो भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाती है। तो कि जी, इस जी। बात से आप किस तरह देखते हैं इसको और अपना ओपिनियन भी इस बारे में रखें और जी बताएँ सर? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है कि जो मेंटल हेल्थ है, अगर इंसान फिट नहीं होगा तो ज़हनी तौर पर भी वो बीमार होगा और जब वो ज़हनी तौर पे बीमार होगा तो उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा, वो कोई भी काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। इसको हम कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है फिजिकल एक्टिविटी और वेल बीइंग में, इंसान की जो वेल बीइंग है, उसका उस पे क्या इम्पैक्ट रहता है फिजिकल एक्टिविटीज़ का। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है कि एनहांस करने में, वेल बीइंग में। जैसे कि अगर आप 10 से 15 मिनट का भी जैसे अगर आप ऑफ़िस में हैं, बहुत ज़्यादा काम आपको ज़्यादा है, आप ऑफ़िस से बाहर आके देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देख रहे हैं 18-18 घंटे लोगों को काम करना पड़ता है। तो वहाँ लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो अगर ऑफ़िस में भी अगर आप 10 से 15 मिनट का वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, वहीं पे थोड़ा बहुत एक्टिविटी करें, तो उसके आपकी वेल बीइंग, आपका मूड जो है आपका बेटर होगा, आपका मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा, आपका मेंटल अलर्टनेस जिसको हम कहते हैं, एनर्जी और पॉजिटिव मूड जो है, वो आपका जो है इम्प्रूव करेगा उससे। और अगर आप रेगुलर पार्टिसिपेशन कर पाते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, तो वो आपका सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाता है और रिड्यूस करता है आपके स्ट्रेस को, आपकी एंग्जायटी को। आपके स्ट्रेस से आपके जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी एंग्जायटी बढ़ेगी। जितनी आपकी एंग्जायटी बढ़ेगी तो आपकी डिमेंशिया, बाकी जितनी भी हार्ट की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर बीमारियाँ जो हैं, उसका आप शिकार होते रहेंगे। आपके ज़हनी तौर पे आप बीमार होना शुरू हो जाएँगे। आपके सोचने-समझने की सकत जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इन सब का एक ही इलाज है कि आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें अपने आप को। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिवेंट करने में डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जितने भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो डेवलप होती हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में, इन सब से आपको छुटकारा मिल सकता है। मैं ऑडिबल हूँ? जी, जी सर, बिल्कुल। जी, जी। और आपका जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो इससे बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़र्क पड़ सकता है। और ये अमूमन देखा गया है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट रहता है हमारे मूड पे। और एक स्टडी भी अगर आप देखें दुनिया भर में इसमें आजकल जो है साइंटिफिक स्टडीज़ इसमें की जा रही हैं कि कैसे-कैसे जो है कि आपके मूड को कैसे इम्प्रूव किया जा सके सो दैट कि आपके स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से जो है आपके मेंटल हेल्थ पे जो उसका असर ना पड़े। जैसे गोइंग फॉर ए वॉक फॉर और डूइंग अगर आप घर में भी थोड़ा बहुत काम करें, आप किचन में काम करें, आप अपने किचन गार्डन में काम करें, अपने लॉन में काम करें, उससे भी अगर 15-20 मिनट आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाए, तो उससे भी आपको जो मेंटल हेल्थ जो है वो फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अ 30 मिनट वॉक करें, 45 मिनट्स वॉक करें, अ, 12 10 से 12 वीक में जो है 3 से 5 दिन अगर आप वीक में आप करते हैं, जो कि इंक्रीज़ करता है कि आपके जिससे आपका एंथुसियाज़्म आपका बढ़ सके, आपकी अलर्टनेस बढ़ सके। फिर जो है कि इम्पैक्ट ऑन अवर स्ट्रेस, हमारे स्ट्रेस पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जो कॉमन फिजिकल साइन्स ऑफ स्ट्रेस जो हैं, जैसे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, स्वेटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, जैसे कि भूख ना लगना। ये भी आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जो जिससे कि स्ट्रेस से जो आपका जो इम्पैक्ट है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, स्वेटिंग होती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है। और जो ट्रिगर करते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स इन आवर बॉडी में जैसे कि अ, जो इंक्रीज एड्रेनालिन है या नॉन एड्रेनालिन है, जो कि आपके रेज करते हैं ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज करते हैं आपके हार्ट रेट को और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ व्हिच वी परस्पायर और प्रिपेयर करते हैं हमारे बॉडी को इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। तो जो रिड्यूस ब्लड ब्लड फ्लो टू स्किन एंड कैन रिड्यूस अवर स्टमक एक्टिविटी। हमारे स्टमक की एक्टिविटी जैसे डाइजेशन है, वो सब प्रॉब्लम्स भी जो है स्ट्रेस की वजह से जो इम्पैक्ट ओवर हमारे जो मेंटल हेल्थ जो है उस पे अगर अगर इम्पैक्ट होगा तो इन सब हमारी बॉडी भी जो है वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। तो इसीलिए जो फिजिकल एक्सरसाइज जो है बड़ा इफेक्टिव करती है स्ट्रेस को रिलीव करने में। हेलो। जी, जी सर, बिल्कुल हम सुन रहे जी, हैं, जी। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बात करी कि सेल्फ एस्टीम जो है, एक्सरसाइज़ जो ना किसी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पे करती है, बल्कि हमारा सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाती है। जैसे कि हम कैसे अपने आप को देखते हैं, कैसे सोसाइटी में अपने आप को पहचाने जाते हैं, उस पे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। सेल्फ वर्थ हम जिसको कहते हैं कि वी परसीव अवर सेल्फ वर्थ। ये इंडिकेटर है कि अवर मेंटल वेल-बीइंग एंड अवर एबिलिटी टू कोप विद अवर लाइफ स्ट्रेसेस। जैसे-जैसे हमारा लाइफ स्ट्रेस कम होता जाएगा, ये इंडिकेट करेगा कि हमारी मेंटल वेल-बीइंग कैसी है। यही कुछ ऐसी बातें हैं कि जिससे कि हम जो है जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं और अमूमन तौर पे पहले जो है डिमेंशिया जो है 70 या 80 साल के बाद बुजुर्गों में देखा जाता था, लेकिन आजकल जो है 50 साल के बाद ही जो है डिमेंशिया जो है देखने को शिकार हमारे लोग होते जा रहे हैं। डिमेंशिया का हमने मतलब मेमोरी लॉस होना।
पहले 65 ऑन एन एवरेज 65 इयर्स अबव जाके जो है लोग इसके शिकार होते थे। लेकिन आजकल बहुत ही जल्दी ही लोग जो है लॉस ऑफ मेमोरी इनकी जो होती जा रही है, डिक्लाइन होता जा रहा है कॉग्निटिव फंक्शंस में, अटेंशन हो नहीं कर पा रहे हैं लोग, कंसंट्रेशन लैक कर रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है कि जिससे कि डायरेक्ट आपका कनेक्शन जो है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ है। जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइजेज में, योगा में, उससे ज्यादा आप डिस्ट्रेस रहेंगे, स्ट्रेस आपका रिलीव होगा, एंग्जायटी आपकी रिलीव होगी और मेंटल हेल्थ आपका जो है वो अच्छा होगा आपका। जी, जी सर, बिल्कुल। सर हम इब्तिदा में बता रहे थे कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी में फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, तो आप हमें बताएँ कि आपके डिपार्टमेंट में बीपीएड, एमपीएड के साथ-साथ और कौन से कोर्सेज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स कैरियर के तौर पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन कोर्सेज़ में कैरियर के क्या मौके हैं? देखिए, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ही नहीं है, बल्कि प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि पढ़ने के बाद बच्चा आगे करेगा क्या? तो जी सर, बिल्कुल। बच्चा अपने करियर को आजकल बच्चे करियर ओरिएंटेड है। जितने भी इंसान कोर्सेज़ आजकल बच्चे जो चूज़ करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आगे जाके जो है कि जैसे उनकी स्टडीज़ खत्म होगी, उनकी प्लेसमेंट क्या रहेगी? और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूशंस वही माने जाते हैं कि जिनकी जो प्लेसमेंट परसेंटेज जो है, वो हाई रहे। आप जैसे देखिए नैक है या जितने भी आपके फंड्स आजकल सेंट्रल लेवल पे आपको मिलते हैं या ग्रेडिंग आपकी जो होती है 1 प्लस या डिफरेंट नैक की होती है, वो सब इसी बेस पे होती है कि आपकी प्लेसमेंट्स कैसी है, आपके बच्चे जब पढ़ के बाहर निकलते हैं, तो उनकी प्लेसमेंट कैसी है। कौन-कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं, फिजिकल एजुकेशन में हमारा जो बीपीएड और एमपीएड कोर्स है, जो हम यहाँ पे चला रहे हैं, इसके साथ 1 साल का हम डिप्लोमा कोर्स भी योगा का चला रहे हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको एक फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारी प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 100% है। आज के डेट में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स जो हमारा पास आउट है जम्मू यूनिवर्सिटी का, वो बेकार नहीं है। किसी न किसी लेवल पे जो है वो कहीं न कहीं पे एडजस्ट हुआ है। अब फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड और एमपीएड करने के बाद अ, म मेजर लेवल पे 2 ऐसी लाइनें हैं जिसमें कि अपना करियर को जो है चूज़ कर सकते हैं। एक तो टीचिंग है और दूसरा जो है कोचिंग है। ये दोनों ही आप साथ-साथ अपना करियर इसमें बना सकते हैं। जैसे अगर आप टीचिंग के हवाले से देखें, तो आप स्कूल टीचर बन सकते हैं जिसको हम पीआरटी कहते हैं, फिर टीजीटी है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं। लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स रिसर्चर बन सकते हैं और आप देखेंगे आज के दौर में रिसर्च स्पोर्ट्स पे रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। आप इस पे पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं और अपना करियर जो है एज़ अ टीचर इसमें जो है बना सकते हैं। इसके साथ-साथ ही अगर आप देखें जो इसके साथ ही जो दूसरी हमारी लाइन है वो कोचिंग की लाइन है। अगर आप टीचिंग में अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं करना चाहते तो आप एज़ अ कोच जो है डिफरेंट लेवल पे जस्ट स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जैसे टीम्स हैं, हर टीम के साथ देखें कोचेस जो हैं, हर टीम के साथ कोचेस होते हैं। तो कोच करने बनने के लिए आपको उसकी जो ट्रेनिंग है वो इन्हीं बीपीएड, एमपीएड के थ्रू ही आप जो है उसके बाद एनआईएस कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस में जो है एज़ कोच जा सकते हैं। ट्रेनिंग अकेडमीज़ हमारी आप देखें कि आजकल हमारा कल्चर शुरू हो गया है जो प्राइवेट स्पोर्ट्स की अकेडमीज़ आ रही हैं। उनमें जो है कोचेस की ज़रूरत होती है तो कोचिंग आप वहाँ कर सकते हैं। स्टेडियम्स में देखिए कोचेस की ज़रूरत है। स्पेशलिस्ट एलीट सेंटर्स है, हर सेंटर में या जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे ये गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे कोचेस की ज़रूरत रहती है। तो आज के दौर में मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो है, वो कहीं न कहीं प्लेस्ड है। 100% प्लेसमेंट हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, लाइज़न ऑफिसर्स हैं, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं। फिर आप देखें ट्रेनर्स अगर आप देखें तो जैसे जिम ट्रेनर्स हैं, पर्सनल ट्रेनर्स हैं, एकेडमिक क्लब्स हैं, एकेडमीज़ में, क्लब्स में ट्रेनर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में हेल्थ और फिटनेस ट्रेनर हैं, योगा ट्रेनर है। आजकल आप देखें कि एक बूम सा आया हुआ है कि योगा को लेके भी लोग बहुत ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा लोग योगा की तरफ जा रहे हैं। योगा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रेस को रिलीव करने में, एंग्जायटी को रिलीव करने में और इन सब चीज़ ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं, हम सब हमारा सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें कि हमारी 100% प्लेसमेंट्स हैं, जिससे बच्चे सारे के सारे एज़ अ प्लेयर भी आप देखें अगर अच्छा खेलने वाला है, खिलाड़ी अच्छा है, तो आईपीएल देख लें कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के ही जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से निकल के जब आईपीएल में जा रहे हैं, डिफरेंट क्लब्स में जा रहे हैं। आजकल हर कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना एक क्लब है। उन सब में अच्छे प्लेयर्स या सीआरपीएफ है, बेट फोर्स है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स डायटीशियंस हैं। ये सारे के सारे ऐसे एरियाज़ हैं
जिसमें कि एज़ ए करियर जो है स्टूडेंट जो है चूज़ कर सकते हैं। जी, जी सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सर डायरेक्टोरेट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में हम देखते हैं अक्सर जब जम्मू यूनिवर्सिटी से गुज़रते हैं तो वहाँ दीगर खेल भी हो रहे होते हैं, तो जिनको नौजवान जो है आगे ओलंपिक्स या नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो कौन-कौन से दीगर खेल हैं? बीपीएड और एमपीएड के अलावा योगा आपने बताया, तो जो दूसरी गेम्स हैं वो कौन-कौन से हैं? देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी ने पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है स्पोर्ट्स को लेके। आज हिंदुस्तान भर में जो है पूरे मुल्क में जो है जम्मू यूनिवर्सिटी को लोग पहचानते हैं। एक पहचान जो है बन रही है आस्ते से जम्मू यूनिवर्सिटी की। खेलो इंडिया जो फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हुआ उसमें 5 ऐसे गेम्स हिस्से थे जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया। और अभी भी आप देखें तो हमारे इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटीज़ हमारे आजकल हो रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट इवेंट्स में अकेडमीज़ शुरू किए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से जो हम उस पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन हम दोबारा अब शुरू कर रहे हैं। आज का ज़माना जो है अ, टीम इवेंट से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल इवेंट्स की तरफ जा रहा है। जैसे आप देखेंगे फेंसिंग है। फेंसिंग एक ऐसा गेम है जो आजकल जो है बहुत ज़्यादा उसका बूम है उसमें। जैसे अभी अ, भवानी देवी ने जो है सीनियर कॉमनवेल्थ में फेंसिंग में जो है वो मेडल लिया। उसकी वजह से आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में इस वक़्त जितने भी हाई एलीट गेम्स हैं उसमें फेंसिंग एक गेम है। इसमें हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में इसकी एकेडमी हमारी चल रही है। अ, हम फुटबॉल पे काम कर रहे हैं, हम बॉक्सिंग पे काम कर रहे हैं, बॉक्सिंग एकेडमी हमारी चल रही है। बॉक्सिंग में हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है मेडल्स लेके आए हैं। उसके बाद अ, हम जो है हैंडबॉल वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स का देखें तो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिक ट्रैक जम्मू यूनिवर्सिटी में इस टाइम में बन रहा है। सेंट्रल स्कीम में जो है सरकार से जो पैसा मिला है, उसमें जो है इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट सिंथेटिक ट्रैक जो है 8 लेन का जम्मू यूनिवर्सिटी में बन रहा है। तकरीबन देखो 6 करोड़ की लागत से जो है ये कंप्लीट होगा और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जम्मू से भी बहुत अच्छे एथलीट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। जी सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फ़रमाया और काफ़ी चीज़ों का हमें जो है क्लियर हुआ जहाँ से जो हमें मालूम नहीं थी। तो सर अगला सवाल ये है और उसके बाद हम ऑडियंस भी कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो जी, मुझे जी। मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये बताएँ सर, जो बच्चे खेलों में दिलचस्पी रखते हैं और 10वीं 12वीं पास हैं और खेलों में आगे जाने का मतलब चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई तैयारी करने का गाइडेंस का नहीं है, तो उनके लिए कोई वो कैसे तैयारी करें? उनके पेरेंट्स उनको किस तरह से मोटिवेट करके वो अपने वालिदैन को भी मनाएँ कि वो खेलों में जाना चाहते हैं और वालिदैन भी उनकी सुन लें, तो क्या हो मतलब हिकमत अमली होनी चाहिए पेरेंट्स की और बच्चों की, दोनों की म्यूचुअल? देखिए ये एक बहुत ही अहम सवाल है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, इसमें सबसे बड़ी हिकमत अमली तो ये होनी चाहिए कि जैसे कि आप देखें जैसे यूरोप है। यूरोप में देखेंगे छोटी-छोटी कंट्रीज़ जो होती हैं जिनमें मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की आबादी के मुल्क हैं। लेकिन आप ओलंपिक टैली में अगर देखें तो उनके मेडल्स जो हैं वो 100-100 मेडल्स होते हैं और बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी की करोड़ों में आबादी होती है, उनके मेडल्स 2 या 3-4 मेडल्स होते हैं। तो कहीं न कहीं हिकमत अमली ऐसी है पॉलिसी स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं लैग करती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में हमारी कंट्री में जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी पे काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसे इवेंट्स, ऐसे खेल जो जिसमें की पोटेंशियल है हमारी कंट्री में, जो आगे मेडल आ सकते हैं उनमें, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ी कमी जो है वो कोऑर्डिनेशन की है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज जो हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारा बच्चा जो है सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि टैलेंट को चूज़ करना चाहिए। टैलेंट को ज जब आइडेंटिफ़ाई हो टैलेंट और वो 3 या 4 या 5 साल के बाद जब टैलेंट को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो उसको एक दिशा मिलनी चाहिए, एक रास्ता मिलना चाहिए और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। और मेरी ये गुज़ारिश है उन सब लोगों से जिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या वो माँ-बाप या वो बच्चे जो खेलना चाहते हैं, वो माँ-बाप जो बच्चों को खिलाना चाहते हैं, वो एक राइट एज में जो है एक बच्चे का प्रोफ़ेशन जो है स्पोर्ट्स जो है एक एज़ अ करियर या एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर उसको भी खेलना है, तो वो देखे कि बच्चा अगर एथलेटिक्स में जा उसकी पोटेंशियल क्या है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस चीज़ में जा सकता है, वो चूज़ करे। उसके लिए किसी प्रोफ़ेशनल से गाइडेंस ले। उसके बाद ही बच्चे को हमारा बच्चा क्या करता है आज क्रिकेट भी खेल रहा है, वॉलीबॉल भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन रहा है लेकिन मास्टर किसी में नहीं बन रहा है।
तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि बच्चे को एक सही समय पे आइडेंटिफाई किया जाए कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, ये किस गेम में जा सकता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, इसकी एजिलिटी कैसी है, क्या ये एथलेटिक्स में जा सकता है तो उसको शुरू से एथलेटिक्स में डाला जाए, और वैसे स्कूल में उसको डाला जाए जहाँ पे एथलेटिक्स का स्कोप हो, या ऐसे एकेडमी में डाला जाए कि जहाँ पे कि उसको सही रास्ता मिल सके। अगर वो क्रिकेट में अच्छा है तो उसको शुरू से क्रिकेट में डालना चाहिए। ये ना हो कि बच्चा 10-15 साल तक चूज ही करता रहे कि उसको क्रिकेट खेलना है, कि स्विमिंग करनी है, या एथलेटिक्स में जाना है, या जिम्नास्टिक में जाना है। अगर आप यूरोप में देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को जिम्नास्टिक में डालते हैं, स्विमिंग और जिम्नास्टिक में डालते हैं, ताकि उसकी बॉडी का मतलब ग्रोथ उस तरीके से हो सके कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बन सके, और शुरू से ही वो एक लाइन पकड़ के चलते हैं, और आप देखेंगे 16-17 साल तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बन चुका होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल सकती, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं करियर एज ए स्पोर्ट्स जो है अगर चूज करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एट वेरी राइट एज, कि 6-7 साल की उम्र में ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को क्या खेलना है और किस गेम में उसको जाना है। जी। जी सर, बिल्कुल आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की इस चीज़ की। सर बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे खेलो इंडिया का आपने नाम लिया, जैसे और भी अथॉरिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल है या दूसरे अदारे हैं, तो जो जम्मू यूनिवर्सिटी में आपसे आपके जो बच्चे तैयार होते हैं खिलाड़ी, तो उनकी सपोर्ट किस तरह से ये इदारे करते हैं, ये स्कीम्स किस तरह से मतलब फ़ायदेमंद रहती हैं किसी भी मतलब स्टूडेंट के लिए जो स्पोर्ट्स में हैं? देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है हिंदुस्तान में, जिसका रिजल्ट्स भी अब आना शुरू हो चुका है। इन्होंने क्या किया कि जैसे खेलो इंडिया है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसमें कोऑर्डिनेशन बना दिया कि जो भी गेम्स होंगी वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू ही होंगी और खेलो इंडिया के थ्रू ही होंगी। उसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी स्टेट या कौन सी जगह किस खेल के लिए ज्यादा अच्छी है, तो उन्होंने वहां पे एकेडमीज डेवलप करनी शुरू कर दी। जैसे आप देखिए, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, यूपी है, इन सब जगहों पे उन्होंने देखा कि किस किस जगह में किस 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 गेम के जैसे हरियाणा में आप देखेंगे रेसलिंग का, बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वहां से आप देखेंगे रिसेंट पास में कितने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स हरियाणा ने दिए हैं। वहां की स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो खेलो इंडिया ने वहां पे एकेडमी शुरू किया। अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में फेंसिंग के बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, बास्केटबॉल के बहुत से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, तो उन्हें वहां पे एकेडमी डेवलप करनी शुरू कर दी है। तो पूरे कंट्री में जो है 2028 की बेसिकली तैयारी की जा रही है कि 2028 में जो ओलंपिक्स आएगा उसमें हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा मेडल आ सके। उसकी तैयारी पिछले 2-3 साल से शुरू कर दी गई है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल हमारे ऑलरेडी जाया हो चुके हैं, लेकिन काफी ज्यादा जोरों शोरों से काम जो है इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ताकि प्लेयरों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, एकेडमीज मिल सके, हॉस्टल्स मिल सके, डाइट प्लान्स मिल सके, स्कॉलरशिप मिल सके, बच्चे पढ़ पढ़ भी सकें साथ साथ, ताकि बच्चे जो है उसी तरीके उसी लाइन पे जम्मू यूनिवर्सिटी भी जो है आने वाले टाइम पे हम भी जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है अपना एकेडमीज के लिए जो हमने कार्रवाई शुरू कर दी कि हमें भी कोई 1-2 एकेडमीज जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यहाँ मिल सके, सो दैट कि बच्चों को जो है आगे जाने में प्रॉपर कोचिंग और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिल सके। जी, जी। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सा आपने बिल्कुल ठीक तरीके से जो है बताया है हमें। तो सर एक तो हमें 2 पैगाम लेने हैं, तो उसके बाद अब हम जो है अ, उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोनों से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर और जम्मू खित्ता से बिलखुसूस हर ज़िला से लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो जी। अगर कोई जी। जो हमारे ऑडियंस कुछ सवाल हमारे मेहमान शख्सियत से पूछना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, हम उनको ऊपर लेके वो अपना सवाल रख सकते हैं। मंजूरुल हक डीएसपी साहब हैं हमारे साथ, बहुत ही उम्दा स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के माहिर हैं। मंजूर साहब आप जो है आपकी स्क्रीन पे जॉइन अ स्पीकर का बटन है। जी सर, बहुत ख़ैर मकदम है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम फिर वालेकुम। से सलाम। फिर से तारिक साहब आपने एक अहम मौजू लिया, जो हेल्थ के सेक्टर में इस तरह की एक्टिविटीज़ की और प्रोएक्टिविज़्म की और जो हमेशा लाइफ में एक्टिविटी कोई ना कोई जारी रखने की अहम ज़रूरत होती है, और डॉक्टर साहब ने कमा हक़ को इसका हक़ अदा करते हुए बेहतरीन बातें की। अगर हम इन पे प्रैक्टिकली अमलावर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इससे ज़रूर फ़ायदे होंगे।
मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है कि आज क्योंकि जिम्स का दौर है और वो जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं एक्सरसाइजेज वगैरह करने के लिए, उसमें एक तो क्या वो वाली आर्टिफिशियल मशीनरी का यूज़ करके जो फिजिकल एक्टिविटीज की जा रही है हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, वो और नेचुरल जो एक्टिविटीज इंसान को एक्सरसाइजेज या वॉक या खेल कूद से जो हासिल होती हैं फ़वाइद, वो क्या उसमें भी हासिल हो सकती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये गुज़ारिश कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग के एतबार से जब जिम्स में जाते हैं और वो आर्टिफिशियल टाइप का प्रोटीन लेकर फिर बाद में उसको बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो इन 2 चीज़ों की थोड़ी वज़ाहत कर दें तो मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल के लिए ये एक फ़ायदेमंद बात होगी। शुक्रिया। जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने सवाल पूछा मुझसे ये। देखिए, जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग का सवाल है, मुझे मेरा ये मानना है कि जिनको बॉडी बिल्डिंग एज़ ए करियर या मॉडलिंग के लिए या बॉडी बिल्डिंग एज़ ए करियर चूज़ करना हो, सिर्फ़ वही लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जाएँ। आज के दौर में एक वो देखा-देखी में सब लोग जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और माफ़िया एक डेवलप हो जितने भी जिम्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट्स इनको ज़्यादा कमाई जो होती है, वो इन्हीं प्रोडक्ट से होती है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हमारे नौजवानों के अंदर एज़ ए ड्रग की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं और बच्चा इस पे डिपेंडेंट हो जाता है, बॉडी इस पे डिपेंडेंट हो जाती है और कुछ सालों के बाद आप देखें जब उसको प्रॉपर तरीके से अगर उसको अंडर गाइडेंस अगर आप यूज़ ना करें, तो आपकी किडनीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपकी आपकी लिवर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से कि आने वाले टाइम पे आप बॉडी बिल्डर तो नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने की पूरी-पूरी कोशिश की जाए और अगर किसी बच्चे को वाक़ई में बॉडी बिल्डिंग करनी है तो प्रॉपर अच्छे कोच की गाइडेंस में उसको करे और डायटीशियन की उसमें प्रॉपर गाइडेंस में करे क्योंकि इससे अमूमन ये देखा गया है कि फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता जा रहा है। और जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है, सेहत बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जॉइन करें। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जिम सिर्फ़ प्रोफेशनल लोगों के लिए ही होना चाहिए। आजकल हर हर इंसान जो है जिम की तरफ जा रहा है और जिम में जो है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस मिलती नहीं है और इंसान प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं करता है, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो नहीं करते हैं। जब आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से अंडर गाइडेंस आप जिम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में फ़ायदा होने के बजाय ज़्यादा नुकसान ही हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 से 40 मिनट जो रिकमेंडेड है, आप ब्रिस्क वॉक करें। अगर आप उससे हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी बीमारियों से बचना है, तो उसके लिए आपको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अपना रोज में मामूल में सुबह उठ के जो है 40 से 50 मिनट या 30 से 40 मिनट जो है हफ्ते में 3 या 4 बार अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं, मुझे लगता है कि उसका फायदा जो है और नेचुरल डाइट्स पे ज्यादा प्रोटीन्स पे जो है नेचुरल प्रोटीन और नेचुरल डाइट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करें ना कि जो आर्टिफिशियल जितने भी प्रोटीन्स या डाइट्स आपको जो वहां से मिल रही हैं जिम वाले जो बेच रहे हैं, ये सब नुकसानदेह है। इसका कोई आने वाले टाइम पे कोई बॉडी बिल्डर्स को फायदा नहीं होने वाला। जी। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने मंज़ूर सर के सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। और भी जो हमारे साथ ऑडियंस हैं, उनका कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। जब तक हमारे साथ ऑडियंस सवाल करते हैं तो सर नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहें, जैसे वो ड्रग्स से रिलेटेड आपने बात की कि बहुत ज़्यादा ये ड्रग फैल रहा है, तो स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है उनका ध्यान ड्रग्स से हटाने के लिए। तो नौजवानों को कैरियर बनाने के हवाले से और ड्रग्स के हवाले से कोई पैगाम अगर आप देना चाहें चाहें कि ये कितना बड़ा वास्ट फील्ड है स्पोर्ट्स में। देखिए, ड्रग्स हमारी सोसाइटी में आज कैंसर की तरह फैल रहा है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसे निजात का कोई रास्ता फिलहाल को दिख नहीं रहा है। तो और इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, इतना माफिया है, इतना पॉलिटिसाइज्ड है कि इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बड़े ही ऊपर की पहुंच तक इसमें जो है लोग शामिल हो चुके हैं क्योंकि ये इजी मनी है। इससे आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। दुनिया भर में पहले तो हम सब देखते थे कि अगर हॉलीवुड की मूवीज में देखते थे कि मैक्सिको में या बड़े-बड़े कंट्रीज में अगर आप देखें अमेरिका में, मैक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में जो है ड्रग्स के बारे में मूवीज आती थी, वो देखने को मिलती थी। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे हर स्कूल के बाहर एक माफिया एक ऑपरेट कर रहा है। हर जितने भी आप स्कूल देखेंगे उसमें आज आप देखें छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उसमें मुब्तला हो चुके हैं हमारे। आज की डेट में बच्चे को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजना या कोर्सेज पढ़ाने के लिए बाहर पढ़ाने के लिए भेजना, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि क्या बच्चा वापस
सही सलामत वापस आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लगता है कि 10 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं कि जो कि ड्रग्स से बच के जो है वापस आ रहे हैं। मैक्सिमम आप देखें यूथ हमारा जो है इस वक़्त ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है और बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है कि सब कुछ होते हुए भी अ, एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एज़ अ सोसाइटी जो है, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कि एक वाहिद एक ऐसे एक तरीका है जिससे कि आप ड्रग्स से बच सकते हैं। जितना आप अपनी बॉडी को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही आप ड्रग्स से दूर रह सकते हैं। स्पोर्ट्स इज़ एन अल्टरनेट कि आप जो है ड्रग्स से कैसे बच सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जितनी आपकी बढ़ेगी, आप अपने करियर कॉन्शियस होंगे, आप ड्रग्स से ज़रूर बचेंगे। लेकिन जो बच्चे आजकल हमारे देख रहे हैं कि मोबाइल में ज़्यादा मोबाइल में ही अपना टाइम ज़्यादा गुज़ारते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं या इस तरीके से बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है, माँ-बाप उनके बिहेवियर को रीड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चे पे नज़र रखें कि आपका बच्चा जो किस तरीके से उसका बिहेवियर कैसा है। क्या वो अकेले में ज़्यादा अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहा है या अकेले रहने की आदत उसको तो नहीं रह गई है या उसकी उसकी सोसाइटी में देखिए कि दोस्त कौन से हैं उसके। तो उसको मैक्सिमम कोशिश करें कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी पढ़ाई के बाद जो भी उसको टाइम मिले, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ उससे करवाएँ। सो दैट कि वो ड्रग्स इस नशे से जो है वो बच सके। जितनी कोशिश हम कर सकें आज के दौर में अपनी आने वाली नस्लें जो हमारी तबाह-बर्बाद हो रही हैं इस ड्रग्स की वजह से, हम एज़ अ सोसाइटी जो है हम इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जी, जी। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इब्तिदा में डॉक्टर नसीम साहिबा ने हमें बताया कि आज हमारा 25वां प्रोग्राम है और सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं। तो बहुत ब जी। सर सर आप अपना माइक जो है अनम्यूट करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 25वां प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, तो हमें हमारा एक पैगाम रहता है सोसाइटी के लिए कि तामीरी सोच पैदा करना सोसाइटी में। सोच अच्छी होगी तो उसी से कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से ऐसे प्रोग्राम्स जो हमें आज हम जो ऑडियो की फॉर्म में कर रहे हैं, तो कल को ये हम लिटरेचर में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है आपका जो प्रोग्राम होगा यूट्यूब पर भी आएगा, और दूसरा हम इसको तहरीरी सूरत भी दे रहे हैं। जैसे अभी 25 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो उनके इब्तदाई 8-10 लेक्चर जो हमने पूरी तहरीर कर ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सोसाइटी में बहुत बड़ा मतलब साबित हो, एक किताब की सूरत में भी आए, ऑडियो की शेप में भी आए। तो आप इस हवाले से अगर पैगाम देना चाहें कि ये क्लब हाउस आपको कैसा लग रहा है पैगाम पहुंचाने के हवाले से? जी सर। देखिए, बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको कि मैंने देखा कि जो और भी टॉपिक्स मैंने आपके देखे क्लब हाउस में जितने भी अ, आपके टॉपिक्स जो हैं जिस पे कि आप डिबेट और डिस्कशंस कर रहे हैं, इससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मेरी इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बटन के क्लिक से ही जो है पूरी दुनिया में अपने पैगाम को जो है पहुँचा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने जितने भी हमारे खित्ते हैं जम्मू कश्मीर या हमारे देश में कोशिश करें कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करें। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो ना तो लोगों के पास ज़्यादा टाइम है और लोग अवेयर भी हैं। ऐसी बात नहीं कि लोगों को पता नहीं है, लोग बहुत अवेयर हैं अर्बन एरियाज़ में। उनके पास बहुत सारे जैसे इंटरनेट है, टीवी है, जितने डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स हैं, जिससे कि वो जो है उनको दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास उपलब्ध है। लेकिन जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं, पसमानदा इलाके जितने भी हमारे हैं, वहाँ पे जो है जैसे आप खुद जानते हैं कि हमारे जितने पसमानदा इलाके हैं, वहाँ लोगों में अभी तक इतनी ज़्यादा अ, अवेयरनेस नहीं है। उस अवेयरनेस के लिए जो आपका जो क्लब हाउस है मैंने देखा कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे कि लोग आपसे जुड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितने भी आपका जो जो आपका टीम है, ये डिवाइड करें। जैसे मैंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर पे आप काम कर रहे हैं, आर्ट पे आप काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे आपने अपने काम कर रहे हैं। सोसाइटी के जितने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उन सबको जो है कोशिश करें कि जितने भी हमारे पसमानदा इलाके हैं, उनके स्कूल्स हैं, कोशिश करेंगे आपके लेक्चर्स हैं, जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं, वहाँ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ उनसे मिल के वहाँ पे जितने भी उनके स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करके जो है, इन प्रोग्राम्स को उन तक पहुँचाएँ, ताकि लेटेस्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है, उन बच्चों तक पहुँच सके, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं हमारी अवेयर हो सकें और आगे डेवलप हो सकें।
जी बहुत शुक्रिया सर, यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह आप जैसे शख्सियात का तावन रहा तो हम ज़रूर इस मिशन में कामयाब होंगे। जैसा कि हमारे सामीन का मैं बहुत मशकूर हूँ, वो काफ़ी वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जी। अगर कोई हमारे ऑडियंस में से कोई शख्स बात करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, ताकि प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाहे तो वो। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दाऊद इकबाल सर के पास टाइम की बहुत कमी थी, इसके बावजूद उन्होंने वक्त दिया। बहुत जल्द जो है हम प्रोग्राम के अख्ताम पर भी पहुँचेंगे। जी, तमाम सामीन में से जो है कोई भी अभी हैंड रेज नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब का शुक्रिया और मेहमानों हमारे सामीन का शुक्रिया अदा करने के लिए नसीम अख्तर साहिबा बाकायदा शुक्रिया की तहरीक पेश करें, ताकि हम तमाम सामीन का और मेहमान शख्सियत का शुक्रिया अदा कर सकें। जी, नसीम अख्तर साहिबा। जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। सामईन नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया हैं और यकीनन किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद का दारोमदार उस मुल्क या कौम की नौजवान नस्ल पर ही मुनहसर होता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हमने आज के मेहमान शख्सियत को दावत दी और बेशक डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू और बातचीत से आज के मौजू का हक अदा करते हुए बहुत मुफीद और कारआमद जानकारी मुहैया की। तो मैं डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा साहब का दिल की अम्मीज़ गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे मेहमान बने। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे और मुस्तकबिल में भी हमारे मेहमान बनते हुए फिर से हमें अपने इल्म से नवाज़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही मैं अपने सामीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन आप हमारी हिम्मत हैं, हमारा हौसला हैं। आपके होने से हमें हमारी रौनक मिलती है। तो हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहते हैं और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहते हैं। उसके साथ ही मैं सबके साथ-साथ अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको मुबारकबाद भी देती हूँ कि आज हमारा 25वाँ प्रोग्राम है। इसके साथ ही आज का वक़्त भी ख़त्म होने पर आ चुका है, तो मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त अगले हफ़्ते तक जब तक हम किसी नए मेहमान, किसी नई शख़्सियत के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका भी और तमाम सामीन का। थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।